दोस्तों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मीरा भाईंदर शहर का एक ऐसा विषय जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के दो लोक प्रतिनिधि, एक है 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो दूसरे हैं 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक। इन दो नेताओं के बीच काफी राजनीतिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों नेता एक दूसरे पर काफी निचले स्तर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं दिनेश कोठारी जी के पास। यानी कि जो दिनेश कोठारी जी हैं वो मीरा भाईंदर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो मीरा भाईंदर शहर की राजनीति को काफी नजदीक से जानते हैं। तो हम बात करेंगे दिनेश कोठारी जी से। दिनेश कोठारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम आज का जो विषय है, जैसा कि हमने अभी बताया, मीरा भाईंदर शहर के दो लोक प्रतिनिधि जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो आपकी नज़र से ये जो मतभेद है या ये जो विवाद है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मोहन भाई, सबसे पहले तो लोकहित चैनल के आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बात अगर करें मीरा भाईंदर की राजनीति को लेकर, स्थानीय राजनीति को, तो आप जो मुद्दा छेड़ रहे हो वो सबसे ज़्यादा हॉट एंड है और ये रहने वाला भी है। कारण कि आज की तारीख में मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति में अगर वर्चस्व की जंग की बात करें तो सिर्फ दो ही नेता मैदान में दिखते हैं, दोनों सत्ता में है। एक जिनका जिक्र आपने किया, प्रताप सरनाइक जी, जो परिवहन मिनिस्टर है, ओला माजीवाड़ा को बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र को, और दूसरा है मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता। विधानसभा के बाद जैसे ही मनपा का चुनाव आता है जनवरी में, वहां करारी हार हो जाती है शिवसेना शिंदे की। और उसके बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की ओर से भी होती है, शिवसेना शिंदे की ओर से अपेक्षाकृत कम होती है। उसमें सरदार जी शिवसेना शिंदे को टारगेट किया जाता है, लेकिन उसके पीछे यहाँ के वर्चस्व की जंग रहती है और उसमें वो प्रताप सरनाइक टारगेट होते हैं भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। लेकिन जब मेट्रो के उद्घाटन का समय आता है, उस समय सीएम भी साथ में रहते हैं, डीसीएम भी साथ में रहते हैं, और सार्वजनिक स्तर पर जो मेट्रो के ट्रायल में वो जब निकलते हैं उद्घाटन करते हुए, वहाँ एक 30% की बात आती है कि फिर 30% तो मीरा भाईंदर की जो जमीन है वो नरेंद्र मेहता के नाम से। अब सरनाइक का ये कहा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सीएम साहब थे, अब उन्होंने किस अंदाज में कहा, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि सरनाइक इतने मंजे हुए खिलाड़ी है 20 साल से राजनीतिक जीवन में, 20 साल से, तो वो ऐसी बात मजाक में कह नहीं सकते। उन्होंने अगर किए हैं तो अपनी नॉलेज में रख कर हुई कही होगी बात। फिर उसका जवाब होता है नरेंद्र मेहता की ओर से 10% वाली बात निकलती है। जो भी आता है उस घटनाक्रम के बाद जवाब जरूरी था और राजनीतिक वर्चस्व की जंग का भी सवाल था। नरेंद्र मेहता अपनी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आपने सब कुछ देखा है, पब्लिक सब कुछ जानती है। लेकिन इस सब के बीच जो मेन मुद्दे की बात है वो वर्चस्व की जंग है। और चूंकि चुनाव अब है नहीं, चुनाव मोहन भाई अब है नहीं, लेकिन जो 2029 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा, ये घटनाक्रम वहां तक जाएगा, ऐसा लग रहा है इस हिसाब से, क्योंकि ये जो लड़ाई जो है वो 2029 को लेकर है। दिनेश जी, अभी आपने कहा कि ये लड़ाई जो है वो वर्चस्व की है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों नेता हैं वो एक है बीजेपी से, दूसरे है शिवसेना से, और दोनों ही महायुति के गठबंधन में है, सहयोगी दल हैं, सरकार में शामिल हैं। तो इसमें अब दो विधानसभा क्षेत्र हैं, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। नरेंद्र मेहता जी 145 विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो परिवहन मंत्री हैं और 146 ओला माजीवाड़ा के जो विधायक हैं, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाया है। लगातार 4 बार वो चुनाव जीते हैं। तो दोनों ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में है, तो वर्चस्व की लड़ाई आखिर कहाँ आती है इसमें? क्योंकि दोनों का ही यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, तो ये वर्चस्व की लड़ाई इसे कैसे कहा जाएगा? यही सबसे बड़ा बात है कि दोनों के विधानसभा क्षेत्र है। ये आप जरा थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, महिला आरक्षण बिल आता है
संसद में कुछ चेंजेस के साथ वो गिर जाता है। और उसी दिन, उसके 1-2 दिन पहले ये लड़ाई जो शुरू होती है, डिलिमिटेशन होगा या ना होगा ये अपनी जगह है, सीटें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये अलग जगह है। 2029 में ओला माजीवाड़ा के आधा जो क्षेत्र है, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख के करीब, 2.5 लाख जो मतदाता 2000 जो गत चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे, उस समय मीरा भाईंदर के 40-45% वोटर मीरा भाईंदर से है, मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र से है, और बाकी थाना क्षेत्र से है। तो अगर ओला माजीवाड़ा का किसी को भी विधायक बनना है तो मीरा भाईंदर के वोट उसके लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये 146 और 145 का ही झगड़ा है कि आने वाले समय में अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन बना थाना डिस्ट्रिक्ट में और भाजपा ने अपना मूड, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपना वर्चस्व चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने खाते में चाहता है। थाना डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे 6 सीटें हैं, थाना की 3 सीटें हैं, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी डिलिमिटेशन वो एक अलग विषय है। तो ओला माजीवाड़ा पे भाजपा की नज़र पहले से है। थाना लोकसभा में भी पहले आपने देखा होगा, टिकट की दौड़ में लोकसभा सीट पर भी दावा बहुत कुछ चला, विधानसभा सीट को लेकर भी दावा चला। तो ये तो बहुत भविष्य के गर्त में है, और ये लड़ाई उसी और हमारे को इशारा करती है, वो संकेत लड़ाई यही दे रही है कि ओला माजीवाड़ा और मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र ही दोनों झगड़े की जड़ है। मीरा भाईंदर ओला माजीवाड़ा जो है मैंने कि वहां पे भाजपा अगर उतारती है तो फिर प्रताप सरनाईक का कमजोर होना जरूरी है, और प्रताप सरनाईक को अगर सीट अपने कब्जे में लेना है तो भाजपा के वर्चस्व को कम करना जरूरी है, और दोनों की लड़ाई उसी और इशारा करती है और उसी और जा रही है। हम लेकिन अभी आपने जो कहा कि डीलिमिटेशन की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक विधानसभा क्षेत्र बढ़ेगा और उसी के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हम आपको थोड़ा याद दिला देंगे कि अभी जो मनपा चुनाव हुए हैं उसमें जो परिवहन मंत्री थे प्रताप सरनाईक, उन्होंने आखिर तक ये कोशिश की कि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हो, यहाँ पर महायुति हो और दोनों महायुति में चुनाव लड़े। उन्होंने पुरजोर कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मेहता जो हैं भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने आखिर तक गठबंधन के लिए तैयार हुए नहीं और उन्होंने महायुति नहीं होने दी और अपने दम पर चुनाव लड़े, और अपने दम पर चुनाव लड़कर वो 78 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं 145 विधानसभा क्षेत्र कहो या पूरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र कहो, आज पूरा एक तरफा वर्चस्व है नरेंद्र मेहता का। तो वो तो अपना दबदबा कभी भी कम नहीं होने देंगे या अपना वर्चस्व कभी नहीं छोड़ेंगे। तो और जाहिर सी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो अब जो भी करना है, अगर परिवहन मंत्री को अगर जो भी अपना जो विधानसभा क्षेत्र मजबूत बनाना है तो वो ओला माजीवाड़ा में ही बना सकते हैं। तो इनमें दोनों का आपसी टकराव कहाँ आता है? दोनों के क्षेत्र तो अलग अलग है ही, तो टकराव होने की कहाँ बात आता है? प्रताप सरनाईक जी भी मंजे हुए राजनेता है और नरेंद्र मेहता भी मंजे हुए राजनेता है। ये अपने को आगे बढ़ने के पहले ये एक दिमाग में रखना चाहिए हमारे दर्शकों को भी। और चूंकि प्रताप सरनाईक जो ये अच्छी तरह से मालूम है उनको कि हमारे पास इतने कैंडिडेट उस लेवल के नहीं है जो मनपा चुनाव लड़के सीटें काबिज कर सके, इसलिए वो हमेशा जो गठबंधन था, मनपा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उस गठबंधन के पक्ष में थे कि कुछ भी करके गठबंधन हो जाए, दोनों साथ मिलकर लड़े। नरेंद्र मेहता ये अच्छी तरह से जानते थे कि चुनाव हमको अलग लड़ना है, कैसे भी करके अलग लड़ना है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी लंबी फौज थी लड़ने वालों की, इच्छुक दावेदारों की, और वो ये भली बात ही समझते हैं कि यहाँ का जो वोटर है या जो भी वोट बैंक है वो भाजपा उसमें प्लस है। और यहाँ अगर शिवसेना शिंदे के वोट मनसे के साथ उधर शिवसेना तोड़ देती है तो फिर भाजपा का काम इजी हो जाएगा और शिवसेना शिंदे का ग्राफ एकदम कमजोर हो जाएगा। और उसी फिराक में वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, और सरनाईक जी अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे पास कैंडिडेटों की संख्या कम है, हमारा जो कैंडिडेटों की संख्या कम है, और इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के वे में गए, लास्ट मोमेंट तक गए। इवन एकनाथ शिंदे साहब का भी स्टेटमेंट यही कहता है, चुनाव के एक दिन पहले मैं तो उस रणनीति में को भी कमजोर समझूंगा शिवसेना शिंदे की, वहां वो मार खा गए और बाद में इति हुआ नहीं, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है, और शिवसेना शिंदे को सिर्फ 3 सीटें मिली, और उसका जिक्र जाने अनजाने कई बार भाजपा ने किया है, और वो कहीं ना कहीं वो एक प्रताप सरनाईक को वो मलाल आज भी शिवसेना शिंदे में है। तो चलो आपकी बात अगर मान लिया जाए कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन को देखते हुए है, अगर हम ये माने कि आने वाले दिनों में
डिलिमिटेशन होगा और मीरा भाईंदर शहर की 2 विधानसभाएं होंगी और ओला मांझीगुड़ा एक अलग विधानसभा होगी। तो क्या लगता है कि ये मीरा भाईंदर शहर की जो 2 विधानसभाएं होंगी उस पर कौन दावा करेगा और किसका वर्चस्व होगा इन दोनों विधानसभा क्षेत्र पर? मोहन भाई, पहले तो डिलिमिटेशन का ऐसा फैक्टर है कि उसके लिए 2/3 की मेजोरिटी होना संसद में जरूरी है। एक महिला बिल का गिरना उसके लिए 300-350 सदस्य चाहिए, अपने जो सांसद है लोकसभा में, और इनको 298 मिलता है, तो महिला बिल गिर गया। अब लोकसभा में कब हिम्मत करेंगे भाजपा, कब ये बिल लाएगी, डिलिमिटेशन होगा या नहीं होगा, ये भविष्य गर्त में आज के हिसाब से देखने जाए तो डिलिमिटेशन के चांस कमजोर है, कम है। लेकिन जिस प्रकार से जो मनपा चुनाव में रिजल्ट आया है और 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जिसमें ओला मांझीगुड़ा का जो 45% जो हिस्सा है मीरा भाईंदर का, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि परिवहन मंत्री के लिए, मतलब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के लिए ये खतरे की घंटी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी दुश्मनी की वजह से उन्हें इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? हिंदुस्तान की राजनीति में मोहन भाई 1-2 आंदोलन ही पूरा सिनेरियो चेंज कर देते हैं पॉलिटिक्स का। 2019 में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मेहता चुनाव हार जाएंगे, और किसी ने शायद ये नहीं सोचा कि गीता जैन चुनाव जीत जाएगी। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति ऐसे ऐसे परिणाम देती रही है जिसकी कल्पना किसी को स्टार्ट में होती नहीं उस समय। तो बात वो नहीं है कि आगे क्या होगा। आगे मुद्दा है, अगर ये भाजपा को, नो डाउट भाजपा का यहाँ वोट बैंक है, भाजपा का वोट बैंक जो 40% के करीब है, 60% तो भाजपा के अगेंस्ट है। भले वो बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन 40% भाजपा का वोट बैंक है। ये बहुत बड़ा वोट बैंक बोला जाता है, और बाकी सब बिखरे हुए लोग हैं, मतलब बिखरे वोट में बिखरे हुए हैं। बाकी पार्टीज का किसी का कोई अहमियत नहीं, कोई किसी का वोट परसेंटेज ऑफ ज़्यादा नहीं है। तो इसके कारण चांसेस तो भाजपा के हैं, लेकिन ये मानना गलत होगा, ये सोचना गलत होगा कि ये सिचुएशन 29 तक रहेगी, कि सिचुएशन बदलते हुए देर नहीं लगती। कोई भी मुद्दा 1-2 छिड़ जाता है और वो पब्लिक में उसका नैरेटिव परसेप्शन बन जाता है, तो पब्लिक अगेंस्ट भी हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक नैतिकता के बारे में, कि जिस तरह की जो राजनीति इन दिनों देखने को मिल रही है, दोनों लोक प्रतिनिधि जिन्हें जनता ने भारी बहुमत से चुनाव जितवाया है, दोनों ही लोक प्रतिनिधि सरकार में शामिल है और दोनों ही लोक प्रतिनिधि एक सहयोगी गठबंधन के दलों के हिस्सा हैं। इसके बावजूद भी वो काफ़ी निचले स्तर पर टीका टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो राजनीतिक नैतिकता के आधार पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये उचित है? नहीं, इसे उचित तो कोई हालत में कोई भी नहीं कहेगा, नैतिकता के दृष्टिकोण से भी और किसी भी दृष्टिकोण से इसको उचित ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप दोनों ही गलत है। लेकिन ये जो लड़ाई जो चल रही है व्यक्तिगत स्तर पर आ रही है, इसके लिए कभी कभी मीरा भाईंदर वासी होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते हमें भी बहुत ज़्यादा फील होता है। पब्लिक भी ये बोलती रहती है कि भाई ये किस स्तर पर जा रहे हैं, इसका क्या लेना देना राजनीति से या मीरा भाईंदर से या मीरा भाईंदर के विकास से। तो ये सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन एक बात इसमें और ज़्यादा गौर करने लायक बात है कि प्रदेश स्तर पर अगर देखें तो एक से एक टॉप लीडर इस यूटी में, इस गठबंधन में है, शिवराज शिंदे और भाजपा में। उनकी ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं करना या कुछ भी हिदायत नहीं दिया जाना या कुछ भी इशारा नहीं किया जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस ऐसी लड़ाई जो इस स्तर तक जा रही है, जैसे शब्द हम तो बोल ही नहीं सकते, खैर ऐसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है जानबूझ के अनजाने में। और दूसरा एक मोहन भाई ये गौर जरूर करना चाहिए कि इन दोनों नेताओं को तो छोड़ दीजिए, इनके नीचे जो दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथे पंक्ति वाले जो है, दोनों के अपनी अपनी टोल आर्मी है, चाहे वो भाजपा की बोल लीजिए या शिवसेना शिंदे की बोल लीजिए। उनके सोशल मीडिया पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उकसाते हैं, और जब उकसाते हैं तो फिर ये नेता लोग भी उकसा जाते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ उनसे मुंह से निकल जाता है, और वो फिर और 10 दिन खींच ले जाता है, फिर 10 दिन शांति होती है और कोई नया शब्द आ जाता है। तो ये जो चल रहा है 3-4 महीने 6 जो हम देख रहे हैं, ऐसे तो चुनाव के पहले था, चुनाव में चला वो ठीक है, चुनाव एक अलग बात है, चुनाव में चलता है वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन चुनाव के बाद भी अगर ये सब चलता है, ये समझ से परे हैं।
ये सब मीरा भाईंदर के लिए तकलीफदेह है। और इस बारे में दोनों नेताओं को जरूर सोचना चाहिए कि दोनों नेताओं का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन इस समय इनकी राजनीति कहीं इनको नीचे नहीं खिसका देवे। इसके लिए मोहन भाई इन दोनों नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। तो क्या लगता है इन सभी राजनीतिक जो माहौल बना हुआ है इसका क्या निचोड़ निकलेगा, आखिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? अब जिस वे में दोनों नेता जा रहे हैं और जिस वे में उनके पीछे जो खड़े लोग हैं वो जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखने जाए तो ये जंग जो है वो 2029 तक चलेगी। मेरा स्पष्ट मानना है जब तक ऊपर का हाईकमान कोई दिशा निर्देश उधर से नहीं आता है या उधर से आता है तो फिर शायद कुछ सिनेरियो में तब्दीली हो सकती है, कुछ चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये जो लड़ाई है वो 2029 से लोकसभा विधानसभा चुनाव तक खिसकेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश कोठारी जी, जिन्होंने आज हमें विश्लेषण में बताया कि मीरा भाईंदर शहर के जो दो लोक प्रतिनिधि हैं, एक है विधायक नरेंद्र मेहता और दूसरे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जो कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी कठोर शब्दों में टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। तो इनके ये जो मतभेद हैं, इनकी किस लिए ये विचारों की लड़ाई चल रही है और इसका क्या राजनीतिक परिणाम होगा, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। अब देखना होगा कि इसके आगे चलकर राजनीतिक क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। इसी प्रकार की और भी कई विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।